बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम लास्ट लेक्चर में 9th बायो में चैप्टर 6 एंड कर चुके हैं। आज हम इसका न्यू चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स जो है ये उसी डोमेन से है जिससे हमने पिछला चैप्टर एंजाइम्स पढ़ा है। ठीक है, एंजाइम्स ही है जो केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, और उनमें से दो बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, एक आपके पास फोटोसिंथेसिस और दूसरे को आप सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हो, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हो केमिकल रिएक्शन रहे हैं, मैं इसे नाम दे रहा हूं बायोएनर्जेटिक्स। उसकी वजह यह है कि ये जो दो बेसिक केमिकल रिएक्शंस हैं, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन, ये वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो लिविंग वर्ल्ड के अंदर एनर्जी ट्रांसफर में अपना रोल प्ले करते हैं। ये एनर्जी ट्रांसफर होती है तो ही लाइफ है अर्थ पे। ठीक है, ये एनर्जी आती कहां से है, कैसे ये एनर्जी ट्रांसफर होती है, किस फॉर्म में होती है, कौन से मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है, वो तमाम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चूंकि बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर से रिलेटेड है, एनर्जी यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है, इसलिए इस चैप्टर का नाम बायो एनर्जेटिक्स रखा गया है। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो बड़ा की रोल प्ले करता है, वही रोल इसका होता है जो हमारी जिंदगी में करेंसी नोट की वैल्यू होती है। कि आपके पास अगर आपने कुछ लेन देन करना है तो आपको वो करेंसी नोट चाहिए। इसी तरह सेल के अंदर जब एनर्जी का लेन देन होगा तो उसको जो करेंसी चाहिए उसे आप कहते हो एटीपी। और अगले दो हमारे रिएक्शन फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन, ये एनर्जी के लेन देन से ही हैं। तो इसका मतलब है वहां जो करेंसी यूज हो रही है वो एटीपी है। हमारा पहला एसएलओ इसलिए एटीपी से रिलेटेड है, जो कि हमें कह रहा है हम डिस्कस करेंगे एटीपी के रोल को किस शक्ल में, कि एटीपी एनर्जी करेंसी है। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये हमने आज अंडरस्टैंड करना है, और मैं आपको इसको डिफरेंट रिएक्शंस के साथ लिंक करके बताऊंगा कि बेसिक रिएक्शंस कौन से हो रहे हैं जो एटीपी की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। नॉलेज हमने अपने एसएलओ से लिया, विच इज रोल ऑफ एटीपी एज एनर्जी करेंसी। ठीक है, हमारा कंसेप्ट जो है वो इस एसएलओ के साथ लिंक है, जिससे हमें आगे चैप्टर में आसानी होगी। कुछ हम इंट्रोडक्टरी लाइंस पढ़ेंगे, मैं डायरेक्ट एसएलओ पे नहीं आ रहा, ताकि हम पूरे चैप्टर का एक इंट्रो भी पढ़ लें, उसकी बेस बना लें। मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो सरवाइव करते हैं तो इसलिए कि उन्हें एनर्जी अवेलेबल होती है। आप कुछ भी ना करो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कुछ चाहिए, जो उसको स्ट्रक्चर चाहिए, मॉलिक्यूल्स चाहिए, सिस्टम चाहिए, मशीनरी चाहिए, सब कुछ उसे दे दो, सिर्फ एनर्जी ना दो, तो आप देखोगे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसी आसान अल्फाज में जैसे आपने एक बड़ी बेहतरीन उम्दा सी इमारत तामीर कर ली है और आपने उसको एनर्जी सोर्स नहीं दिया। अब अगर एनर्जी सोर्स नहीं दिया तो आप कह सकते हो आज के दौर में वो घर आबाद नहीं है। आपके पास लाइफ भी ऐसे ही है, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लेवल पे है या सेल लेवल पे। ये एनर्जी जो है ये आपको लाइफ के जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं उन्हें होने में मदद देती है, जैसे ग्रोथ। ग्रोथ नहीं तो लाइफ नहीं, लाइफ है तो ग्रोथ है। इसी तरह रिप्रोडक्शन, कि जब तक आपके पास पेरेंट्स जो है वो ऑफस्प्रिंग नहीं बना रहे, लाइफ कंटिन्यू नहीं कर रही है। इसी तरह अगर आप देखो कि एनवायरमेंट को रिस्पॉन्स करना, ठीक है, एनवायरमेंट से जो स्टिमुलस आ रहा है उसको रिस्पॉन्स करना, इंटरनल एनवायरमेंट को रेगुलेट करना, जिसे मैं यहां पे इंटरनल रेगुलेशन कह रहा हूं, कि विद इन बॉडी, विद इन सेल जो चीजें चेंज हो रही है उसको रिस्पॉन्ड करना। ये वो तमाम एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, या इनके होने को आप लाइफ कहते हो। और ये तभी मुमकिन है जब आपके पास एनर्जी अवेलेबल है, क्योंकि इन तमाम प्रोसेसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी पढ़ते हो तो बायो की इस ब्रांच को हम नाम दे देते हैं बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक क्या है? साइंटिफिक स्टडी है एनर्जी मैनेजमेंट की लिविंग सिस्टम में, कि लिविंग सिस्टम जो है वो एनर्जी मैनेज कैसे करते हैं, कैसे एनर्जी उन्हें अवेलेबल होती है, फिर उस अवेलेबल एनर्जी को वो किस तरह यूटिलाइज करते हैं। ये आपकी वो एनर्जी मैनेजमेंट है जिसमें आप देखते हो एनर्जी कन्वर्ट कैसे हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और फिर आप देखते हो कि वो सेल यूटिलाइज कैसे करता है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। ये आपके पास बायो एनर्जेटिक है। ठीक है, विदाउट कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं समराइज कर दूं, अगर मुसलसल सेल को, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी नहीं मिल रही
तो आप देखोगे वो ऑर्गेनिज्म और सेल सर्वाइव नहीं करेगा। इसलिए हम कह देते हैं कि आपके पास दुनिया में जितनी भी लाइफ है ना, वो सन से आने वाली जो एनर्जी फ्लो है उसका हिस्सा है। सन असल में वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आपके पास अर्थ पे आ रही है और फिर लाइफ उसे आगे यूटिलाइज कर रही है। तो वो जो एनर्जी फ्लो स्टार्ट हुआ है सन से, आपके पास वो एनर्जी फिर आगे लाइफ टू लाइफ, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म फ्लो कर रही है। ठीक है। हां, फर्क ये आता है कि आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है वो सन से आने वाली एनर्जी को हार्नेस कैसे करते हैं, यूटिलाइज कैसे करते हैं, इसमें फर्क आता है। हम ब्रॉडली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि ये किस तरह से सन की एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। एक वो होते हैं जो डायरेक्ट सन से आने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं फूड बनाने के लिए। ये ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट को यूज करते हैं खुद अपने लिए फूड बनाने के लिए, हम इन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और इस प्रोसेस को जिसमें सनलाइट से फूड बनाया जाता है, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हम सब जानते हैं, हमारे पास प्लांट्स हैं, एल्गी है, कुछ खास बैक्टीरिया हैं जिनमें यह प्रोसेस होता है। क्या करते हैं, ये सनलाइट को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं किसी एनर्जी रिच कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के अंदर। कि कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी पुअर है, लेकिन सनलाइट की मदद से इसे कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज क्या होगी, एनर्जी रिच है ये। तो हमने असल में सनलाइट की एनर्जी इसमें कन्वर्ट करके स्टोर कर दी है। ये है ऑटोट्रॉफ्स। हां, एक चीज मैं यहां खुद आपके इल्म के लिए मेंशन करना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने आगे चैप्टर्स में ये चीज पढ़नी है, हायर ग्रेड्स में पढ़नी है। हर बैक्टीरिया में ये प्रोसेस नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया में हम देखते हैं कि वो सनलाइट को डायरेक्ट यूज नहीं करते, बल्कि कुछ खास तरह के केमिकल रिएक्शंस को यूज करके अपना फूड बनाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, इन्हें सनलाइट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। मैंने स्टार्ट में जुमला बोला था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, उस बेस पे हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं। कुछ डायरेक्ट यूज करते हैं, हमने उन्हें ऑटोट्रॉफ कह दिया था। ये भी सनलाइट को ही यूज कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट। वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनसे एनर्जी लेके बैक्टीरिया फूड बनाते हैं, इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो कंपाउंड यूज हुए हैं, उनमें एनर्जी कहां से आती है, वो बेसिकली सनलाइट वाली ही एनर्जी इनमें स्टोर की होती है। इसी तरह आप देखते हो कि आपके पास हेटेरोट्रॉफ्स आते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट की एनर्जी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते फूड बनाने के लिए। ये फिर क्या करते हैं, ये उन ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं जो सनलाइट से अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी प्लांट्स हो गए। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। तो जब इन्होंने देखा कि हम खुद से अपना फूड नहीं बना रहे, तो क्यों ना हम प्लांट्स को ईट कर लें। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस से फूड बन रहा है, तो हम उस फूड को खुद यूटिलाइज कर लेते हैं। बास जानवर ऐसे भी हैं, एनिमल्स ऐसे भी हैं जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं। किन एनिमल्स को, जो आगे से प्लांट्स को खा रहे होते हैं। ठीक है, तो असल में लाइट एनर्जी, सनलाइट, उसको प्लांट्स यूज कर रहे हैं। फिर आप देखते हो प्लांट्स को एनिमल्स यूज करते हैं फूड सोर्स के लिए, और बाद एनिमल ऐसे हैं जो फिर आगे से इन एनिमल्स को भी यूज करते हैं। तो इस तरह से ये एक एनर्जी फ्लो होता है, प्लांट उससे एनिमल्स। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं, ये फोटोसिंथेसिस से आने वाली एनर्जी पे ही डिपेंडेंट है। अगर खुद नहीं कर सके तो प्लांट से वो एनर्जी हासिल कर ली। ठीक हो गया। तो एट द एंड मैं इस सारी बहस को कंक्लूड करके ये कहूंगा कि असल में जो सनलाइट है, सन से आने वाली एनर्जी है, वही असल एनर्जी है। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। दुनिया पर जितनी भी लाइफ है, उन्हें जो एनर्जी मिल रही है वो बेसिकली सन से मिल रही है। इनमें से जो सनलाइट को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। जो डायरेक्ट नहीं यूज करते वो ऑटोट्रॉफ्स को एज एनर्जी सोर्स, फूड सोर्स यूज करते हैं, उन्हें आप हेटेरोट्रॉफ्स कह देते हो। ये हमारे चैप्टर का इंट्रो था जो जरूरी था, क्योंकि आगे सारा चैप्टर हमने पढ़ना है। और मैं यहां पे लिंक करना चाह रहा हूं एनर्जी के कंसेप्ट को, क्योंकि हमारा एसएलओ जो है, हम उसे अब एड्रेस करने जा रहे हैं, ये भी एनर्जी से ही रिलेटेड है। हां, एनर्जी करेंसी जो है वो एटीपी है। ऐसा नहीं है जी कि जो सनलाइट आ रही है उसकी एनर्जी को प्लांट्स या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। उन्हें उस लाइट एनर्जी को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करने के बाद आप देखते हो वो एनर्जी खुद प्लांट्स भी यूज कर पाते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट वो भी नहीं कर पा रहे होते। और वो एनर्जी जो है हम देखते हैं जनरली
एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें स्टोर की जाती है। ठीक है, ये मैंने समराइज फॉर्म में कर दी है, अदरवाइज इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, लेकिन ओवरऑल हम कहते हैं कि वो जो एनर्जी है वो भी असल में कन्वर्ट हुई और स्टोर कर दी गई एटीपी के अंदर। पहली लाइन में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सेल जो हैं, इनमें आप देखते हो मुसलसल तोड़फोड़ हो रही है। कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बॉन्ड्स ब्रेक किए जा रहे हैं और बॉन्ड ब्रेक करके उसकी जगह नए बॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं, नए कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं। ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, इस सब में एनर्जी इन्वॉल्व है। एक से एनर्जी रिलीज होती है तो दूसरे में यूज हो जाती है, तो हम कहते हैं एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, ये जो आपके पास एनर्जी ट्रांसफर होती है, इस दौरान कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन होता है लिविंग सिस्टम्स के अंदर जो इस एनर्जी को ट्रांसफर करने में रोल प्ले करता है, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो जब भी आप देखोगे सेल में, लिविंग सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी, तो आपको वहां पे वन ऑफ द रीजन रिडॉक्स रिएक्शन नजर आएंगे कि वहां कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाता है एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। ये आपको मैं बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करवा रहा हूं कि हम रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं, कैसे ये भी बताता हूं। हम इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, इस दौरान होता यह है, दो प्रोसेस होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, एक ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरा रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ये देखो हमारे पास दो रिएक्टेंट है ए बी, जिनमें आप देख रहे हो न्यूट्रल चार्ज है। यहां हुआ रिडॉक्स रिएक्शन, ए जो था इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, हमने कहा इसमें ऑक्सीडेशन होगी, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके पास एनर्जी आई और इस पे चार्ज नेगेटिव हो गया। अभी मैंने पीछे बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर है वो असल में एनर्जी ट्रांसफर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ए ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका मतलब है इसकी एनर्जी कम हुई है, बी ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसकी एनर्जी ज्यादा हुई है। तो ये तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, इसे आप कहते हो रिडॉक्स रिएक्शन। और इसी दौरान जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो आप देखते हो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिसको फिर आगे सेल यूटिलाइज करता है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको दो एग्जांपल देने लगा हूं जो इसी के अगले एसएलओ से रिलेटेड है, इस चैप्टर के। फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं कि सेल के अंदर अक्सर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है। हम ग्लूकोज की ही एग्जांपल ले लेते हैं। सेल का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या करता है, ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करता है ताकि उससे एनर्जी रिलीज हो और उस एनर्जी को एटीपी की शक्ल में स्टोर कर दिया जाए, फिर एटीपी को जब जरूरत हो इस्तेमाल कर लें। तो इस दौरान जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो आप देखते हो यहां पे यही रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो दूसरा गेन कर रहा है। इस दौरान एनर्जी ट्रांसफर की वजह से हम देखते हैं एटीपी बन रहा होता है। हमने ये सारा डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, और फिर उसे ट्रांसफर करके स्टोर कर देते हैं एटीपी के पास। क्यों, एटीपी एनर्जी करेंसी है। सेल अगर एनर्जी यूज करेगा तो वो डायरेक्ट ग्लूकोज की शक्ल में नहीं करेगा, वो कहेगा मुझे एटीपी से एनर्जी चाहिए, तभी हम कहते हैं ये एनर्जी करेंसी है। अगर एक एग्जांपल हमने देखी है जहां पे एनर्जी निकाल के एटीपी में स्टोर की जा रही है, उसके बरक्स आप देखते हो एक और प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी आ रही है सनलाइट से। सनलाइट की एनर्जी को यूज किया जाता है और सेल में रिडॉक्स रिएक्शन करवाया जाता है। इस दफा होता यह है कि ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, ये एनर्जी निकालने की बजाय उल्टा स्टोर करता है। कैसे कि वो एनर्जी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में रिएक्ट करने के लिए यूज की जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी ग्लूकोज की शक्ल में स्टोर कर दी जाती है। हम कहते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो ग्लूकोज में बनने वाले जो बॉन्ड्स हैं वहां पे स्टोर कर दी गई है। आई होप कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या था, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज हुई और वो एनर्जी स्टोर हुई एटीपी के पास। इसके बरक्स आप देख रहे हो एक और एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वहां एटीपी नहीं बन रहा, वहां उल्टा एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसमें आप एनर्जी को स्टोर कर रहे हो। और हो ये रहा है
सनलाइट से आने वाली एनर्जी जो है उसकी मदद से आप कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाते हो। अब ग्लूकोज में बनते हैं नए बॉन्ड, उन बॉन्ड्स के अंदर असल में ये एनर्जी स्टोर की जाती है जो सनलाइट से आ रही थी। लेकिन अब ये एनर्जी जो ग्लूकोज के अंदर स्टोर हुई है, हम कहते हैं ये असल में उस ग्लूकोज में बनने वाले केमिकल बॉन्ड्स के अंदर स्टोर हुई है। तो एक रिएक्शन में आपने देखा एनर्जी कन्वर्ट की और एक ग्लूकोज या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में स्टोर कर दी, और पिछले में हमने देखा था कि वो जो स्टोर एनर्जी थी, अब आप देखते हो जब सेल को इसकी जरूरत पड़ती है तो उस एनर्जी को रिलीज किया जाता है और दोबारा से एटीपी को दे दिया जाता है, ताकि जब जरूरत पड़े फिर हम एटीपी को एज ए करेंसी यूज करें। तो यही अब आपके पास हमारे एसएलओ के साथ कंसेप्ट लिंक कर रहे हैं कि आपके पास अब वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है हम उसे दे रहे हैं एटीपी को। ठीक है, एटीपी जो है वो फिर आगे हमें जब भी जरूरत पड़ेगी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एटीपी क्या है हम इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं और ये कैसे एनर्जी स्टोर करता है ये भी अंडरस्टैंड करते हैं। हम लोग चैप्टर 5 में न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं। वहां जब आपने डीएनए आरएनए पढ़ा था तो वहां आपने पढ़ा था कि वो जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक पॉलीमर है जो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड उसके मोनोमर है, उन्हीं न्यूक्लियोटाइड में से एक एटीपी भी है। अभी हम देखते हैं कि एटीपी कैसे न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी जो है या न्यूक्लियोटाइड जो है हमने पढ़ा था इसके 3 हिस्से होते हैं। एक इसमें नाइट्रोजनस बेस होती है, लेकिन अब चूंकि हम सिर्फ एटीपी की बात कर रहे हैं तो आपने याद रखना है कि एटीपी के अंदर एक मखसूस नाइट्रोजनस बेस है जिसका नाम है एडेनिन, और इसके साथ हमने पढ़ा 5 कार्बन शुगर होती है, और एटीपी की जो 5 कार्बन शुगर है वो है राइबोस। अब फर्क कहां आता है? जनरली आप देखते हो कि एटीपी के पास एक फॉस्फेट ग्रुप होता है इतना, लेकिन एटीपी जो है ये एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड है। इसमें आप देखते हो एक की बजाय 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है जिसमें एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, राइबोस शुगर है और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, इसे आप कह देते हो न्यूक्लियोटाइड। ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके पास एक की बजाय 3 फॉस्फेट ग्रुप है। अब इसमें से अगर आप गौर से देखो, ये जो आपके पास 1 और 2 पहले और दूसरा फॉस्फेट है, इसमें भी एक बॉन्ड है, और दूसरा और तीसरा जो फॉस्फेट ग्रुप है ये भी एक बॉन्ड के थ्रू अटैच है। असल में होता यह है कि सेल जो एनर्जी एटीपी में स्टोर करता है वो इन बॉन्ड्स के अंदर स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, ताकि जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक करता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है, फिर सेल उसे यूज करता है। अभी हम एनिमेशन में इसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। ठीक है, बल्कि अभी उसको देखते हैं एनिमेशन में, ताकि हम इसके स्ट्रक्चर को पहले अंडरस्टैंड करें, फिर हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि किस तरह से एनर्जी एटीपी में जा रही है और एटीपी से रिलीज हो रही है। ये देखो, ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं। अभी इसको स्टॉप करके आपको मैं दोबारा से दिखाता हूं। राइबोस शुगर कैसे पता किया कि रिंग के अंदर एक कॉर्नर में ऑक्सीजन है, कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और हमें पता है यहां जो नाइट्रोजनस बेस है वो है एडेनिन, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड एटीपी की बात कर रहे हो। हां, जो कार्बन 5 है इसके साथ जहां पे एक फॉस्फेट होना चाहिए था, हम यहां देख रहे हैं कि आपके पास 2 फॉस्फेट। असल में ये एडीपी है, मैं आपको आगे एटीपी भी दिखाता हूं। ठीक, स्ट्रक्चर समझ आ गया? ये देखो एटीपी, एटीपी में क्या हुआ, एक की बजाय, ये ले जी, एक की बजाय 3 फॉस्फेट आ गए। अब वो जो असल में एनर्जी स्टोर होती है ना एटीपी में, वो स्टोर होती है जब एक फॉस्फेट में दूसरा फॉस्फेट ऐड किया जाता है और इस दौरान यहां पे ये बॉन्ड बनता है 2 फॉस्फेट में। ये जो बॉन्ड बनता है ना, असल में एनर्जी यहां स्टोर होती है। और एनर्जी है, एक और फॉस्फेट लाओ और इसके साथ ऐड कर दो, और इस 2 फॉस्फेट में दोबारा से बॉन्ड बनेगा और वो जो एनर्जी है वो इस बॉन्ड में स्टोर हो जाएगी। अब सेल को जरूरत पड़ी एनर्जी की, सेल को जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, अब होगा ये कि इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये सिंगल फॉस्फेट अलग हो जाएगा, एडीपी अलग हो जाएगा, और इस दौरान एनर्जी रिलीज होगी। ये वो एनर्जी है जिसे फिर सेल यूज करता है।
और जब भी आपको एनर्जी स्टोर करनी है, आप इस फॉस्फेट को दोबारा उसमें ऐड करते हो एडीपी में, और उसमें जो बॉन्ड बनता है वहां पे एनर्जी को स्टोर कर देते हो। ठीक है, ये देखें, हमने एक बॉन्ड ब्रेक किया तो हमारे पास एडीपी बन गया, जिसके पास एक दो फॉस्फेट है, तीन नहीं है। वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। यही कंसेप्ट हमने स्लाइड में कवर करना है। ठीक है, एटीपी जो है एनर्जी को स्टोर कर रहा है, लेकिन कहां पे? वो जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं इनके दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो यहां पे एनर्जी को स्टोर किया जाता है। ये जो बॉन्ड बन रहे होते हैं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, इनमें एनर्जी स्टोर की जाती है। इसलिए हम एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं कि सेल ने जब भी एनर्जी यूज करनी है वो एटीपी से आने वाली एनर्जी यूज करेगा, और वो एनर्जी यूज नहीं करता। ठीक है, होता क्या है कि जब आप एटीपी को एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज करते हो तो एटीपी ब्रेक कर जाता है एडीपी और फॉस्फेट के अंदर, और जनरली आप देखते हो कि जो दूसरा और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप है यहां से एनर्जी रिलीज होती है। ये देखो, ये दूसरा और तीसरा जो फॉस्फेट है, इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो आपके पास नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है और तीन फॉस्फेट है। जब हम नाइट्रोजनस बेस और शुगर को मिलाते हैं तो हम इसे कहते हैं एडिनोसिन। एडिनोसिन के साथ हम एक फॉस्फेट मिलाएं तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है, दो मिलाएं तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसको आप एडीपी कहते हो, और अगर तीन फॉस्फेट मिलाएं तो आपके पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एटीपी कहते हैं। तो असल में सेल ने जब एनर्जी यूज करनी होती है तो वो एटीपी के थर्ड फॉस्फेट का बॉन्ड ब्रेक करता है, और थर्ड फॉस्फेट किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं? सेकंड के साथ। तो सेकंड और थर्ड का बॉन्ड ब्रेक होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इस प्रोसेस को आप कहते हो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इसमें वाटर यूज हो रहा है। हाइड्रोलिसिस के नतीजे में क्या हुआ? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लैता हो गया और आपके पास एनर्जी रिलीज हुई, जिसे सेल ने यूज कर लिया। कितनी एनर्जी यूज होती है इसको अगर आप क्लियर करें इरफान साहब, यहां पे मैंने अमाउंट मेंशन की हुई है, ये आपके पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अगर आपके पास एक मोल एटीपी मॉलिक्यूल हो तो हमारे पास 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। ये आपने फिगर याद करनी है। एक मोल एटीपी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी यूज करता है। रिवर्स कर दो तो आपको एक मोल एटीपी बनाने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये देखो, यहां से रिवर्स कर दो, आपके पास एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और डाई एटीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। इसमें अगर आपने एक फॉस्फेट ऐड करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। एटीपी की जरूरत क्यों पड़ती है? सेल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो एटीपी करवा रहा है। जैसे सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है, जैसे आप मसल सेल की बात करते हो, मसल सेल्स की कंट्रैक्शन होती है, उसमें एटीपी चाहिए होते हैं। इसी तरह हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस पढ़ा हुआ है, जहां पे सब्सटेंस मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये देखो साथ आपके पास जिफ के अंदर इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। ठीक है, ये आपने जिफ पे फोकस करना है कि यहां पे भी क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। और आप यहां देखोगे कि एटीपी आया और इसने अपना बॉन्ड ब्रेक किया और उससे एनर्जी रिलीज हुई, और उस एनर्जी से फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुई। ठीक है, इसके अलावा हम जनरली देखते हैं कि जब आप स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हो तब भी आपको एनर्जी चाहिए होती है। जैसे अभी हमने फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल पढ़ी थी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे और ये ग्लूकोज बना रहे थे जिसके लिए एनर्जी चाहिए थी। ठीक है, तो आप सेल जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग एटीपी को यूज करते हैं, इसकी ब्रेकडाउन से एडीपी बनता है। जब उसके पास एनर्जी आती है वो दोबारा से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी को देता है और इसे एटीपी में कन्वर्ट कर देता है और इस दौरान उस एनर्जी को स्टोर कर देता है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं ये सेल को हेल्प आउट करते हैं इस एनर्जी के ट्रांसफर के अंदर। और इस सारे प्रोसेस में ये जो एटीपी से एडीपी और एटीपी बन रहा होता है ये एक साइक्लिक फॉर्म में हो रहा होता है। हमें जरूरत पड़ी एनर्जी की, एटीपी की ब्रेकडाउन कर दी, एक फॉस्फेट रिमूव कर दिया और इस दौरान हमने देखा एनर्जी रिलीज होगी, सेल ने उस एनर्जी को यूज कर लिया। पीछे आपके पास बना एडीपी जिसके पास दो फॉस्फेट थे, सेल को एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, सेल ने क्या किया, बचत के पहलू को सोचते हुए वो एनर्जी इसमें स्टोर की। कैसे? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें ऐड किया और इस दौरान आपके पास एटीपी बना। लेकिन वो जो दूसरा बॉन्ड बना एक नए
फॉस्फेट की वजह से, उसमें असल में एनर्जी स्टोर कर ली गई। ठीक है, ट्रिकी है थोड़ा सा। अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन के कंसेप्ट को लिंक करके पढ़ रहे हो तो आपका कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन सिंपली क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा रहे हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, होता क्या है कि फूड से एनर्जी आती है और वो स्टोर कर दी जाती है एटीपी में, जिसे सेल बाद में यूज करता है अपनी एक्टिविटीज के लिए। ये आपका एसएलओ है। डिस्कस द रोल ऑफ एटीपी एज एनर्जी करेंसी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से सेल को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और सेल जो है उस एनर्जी को एडीपी को देता है और एडीपी कन्वर्ट होके एटीपी बनाता है और उसके अंदर एनर्जी को स्टोर कर दिया जाता है। इसको आपने अच्छे से बुक से पढ़ना है क्योंकि ये आपका मेन इस चैप्टर का कंसेप्ट है। इसके बाद हमने आगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़नी है। उसमें हम इस तरह पे डिटेल में बार बार नहीं जा रहे होंगे, उसमें बस आप ये देख रहे होंगे कि कहां कहां एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। वो जो एटीपी की सिंथेसिस हो रही है वो आपको हाईलाइट करेगी कि उस प्रोसेस की सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि यही एटीपी आगे सेल ने यूटिलाइज करना है। आपके पास वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है, उसे प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। कोई क्वेश्चन हो कल आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।